एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे लास्ट 25 डेज प्रिपरेशन थ्रू MCQs। तो फटाफट जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट 25 डेज प्रिपरेशन में हम लोग आज लेक्चर 1 करेंगे और लेक्चर 1 में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कुछ न्यू क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आज हम करेंगे, तो इसमें फैक्ट बेस्ड ज़्यादा रहेंगे। तो जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है वो लेक्चर 2 लेक्चर 3 में हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका बेस है, ठीक है, जो बेसिक है आपका वो इसमें सब कवर हो जाएगा। तो 25 MCQs हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप देखना कि 25 MCQs में से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, लास्ट में कमेंट करिएगा और जो भी आंसर है वो लाइव चैट ऑन है, तो लाइव चैट में आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें जितने भी इकोनॉमिक्स के 10 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट में से मैक्सिमम हमने कवर किया, कोशिश किया है 2-3 क्वेश्चंस हर एक यूनिट में से डाली हुई हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जितने भी यूनिट्स हैं वो भी कवर हो जाएंगी। ठीक, तो मोस्टली जो ये वाला है इसमें माइक्रो मैक्रो पब्लिक, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के मिलेंगे। चलिए तो नंबर 1 क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। लाइव चैट ऑप्शन आपका ऑन रहेगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू रिस्ट्रिक्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन एन इकोनॉमी। सो कुछ हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, खैर जो टर्म्स हैं जैसे इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, इजी टर्म्स हैं और ये हिंदी में भी ऐसे ही यूज़ होती हैं मोस्टली। ठीक, सो ये बोल रहा है कि जैसे इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, प्राइजेस इंक्रीज हो रही हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, तो इकोनॉमी में तब क्या हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या रहेगा। ठीक, क्या इकोनॉमी को एन एवर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कर्बिंग कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स या रिड्यूसिंग मनी सप्लाई। क्या करना है हमें ताकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो जाए, मतलब प्राइजेस कम हो जाए। जो प्राइजेस बढ़ रहे थे पहले, इन्फ्लेशन था, वो प्राइस कम हो जाए। ठीक है, तो राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो जो करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने राइट आंसर दिया होगा, सो दैट इज रिड्यूसिंग मनी सप्लाई। तो जैसे ही हम लोग मनी सप्लाई को कर्व करेंगे, मनी सप्लाई को रिड्यूस करेंगे, तो इसमें क्या होगा, जो ओवरऑल मनी सप्लाई सर्कुलेशन है इकोनॉमी में वो घटेगा। ठीक है, जो इफेक्ट करेगा ये इनकम पे, ठीक है, जिनकी फिक्स इनकम है उनकी इनकम पे नहीं करेगा, लेकिन जो डेली वर्कर्स हैं उनकी इनकम पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि मनी सप्लाई कम होगा तो इनकम कम होगा। और उसी के बाद डायरेक्टली इफेक्ट करेगा जो डिमांड है। ठीक है, डिमांड कम होगा, अगेन डिमांड कम होगा तो जो प्रोड्यूसर है वो भी प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो मेन टारगेट था प्राइस को कम करना। ठीक है, सो जो रिड्यूसिंग मनी सप्लाई ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सेकंड वन, इन केस ऑफ गिवन गुड्स अ फॉल इन इट्स प्राइस टेंड टू। काफी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। सो गिवन गुड्स और प्राइस का क्या रिलेशन होता है, तो आपको इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा व्हाट इज आंसर। सो इन केस ऑफ गिवन गुड्स फॉल इन इट्स प्राइस, ठीक है, गिवन गुड्स में जैसे प्राइस कम होता है तो डिमांड में क्या होगा। ठीक है, टू मेक द डिमांड कांस्टेंट, रिड्यूस द डिमांड, इंक्रीज द डिमांड एंड नन ऑफ द अबव। तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ये क्या करेगा, जैसे गिवन गुड्स और प्राइस का क्या रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है लॉ ऑफ डिमांड का, सो इट इज रिड्यूस द डिमांड। ठीक, तो जैसे ही गिवन गुड्स में प्राइस फॉल करेगा उसका डिमांड भी फॉल करेगा। तो ये वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना और साथ साथ दो क्रॉस इलास्टिसिटी कर लेना, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लेना, सब्स्टिट्यूट गुड्स के और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी कर लेना कि बहुत बार क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से एडिशनल क्वेश्चन पूछते हैं। ए प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ए प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन आवर डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो हमारी डिमांड क्या होगी, ये फटाफट कमेंट करिएगा। और इसका जो आंसर है हम लोग लास्ट में देंगे कमेंट में। ठीक, सो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस। चलिए तो हमारी डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगी, कम होगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ क्वांटिटी ऑफ मनी इज डबल्ड, ये QTM से लिया गया है। ठीक है, ये वाली थ्योरी QTM से है। इफ क्वांटिटी ऑफ मनी इज डबल्ड देन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी द वैल्यू ऑफ मनी इज। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब सप्लाई ऑफ मनी जितना ही डबल हो रहा है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी अगर डबल होगा तो अकॉर्डिंग टू QTM में आपने अजम्पशन पढ़ी होगी, तो बिल्कुल आपको ये माइंड में स्ट्रक कर गया होगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, डबल होगा, हाफ होगा, या इनमें से कुछ नहीं। ठीक, सो करेक्ट आंसर आपके माइंड में स्ट्रक कर गया होगा। एक बार फिर भी हम लोग एक डायग्राम कर लेते हैं, जो मेन डायग्राम है। सो एक में प्राइस
और इस साइड क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है, इधर भी क्वांटिटी ऑफ मनी और इस साइड वैल्यू ऑफ मनी। तो क्यूटीएम क्या कहता है, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ मनी, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी ऑफ मनी भी, क्वांटिटी ऑफ मनी जैसे बढ़ेगा प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। सो जो वैल्यू ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक। सो इट इज वैल्यू ऑफ मनी इज हाफ, तो वैल्यू ऑफ मनी कितना रह जाएगा, हाफ, जब क्वांटिटी ऑफ मनी डबल होगा। चलिए, जिसका भी आंसर हाफ है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, बेसिक लेवल का क्वेश्चन, थर्ड 2 बार रिपीट हो गए। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज इजी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है इसलिए ऐड किया है। चलिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में मिल गया थर्ड क्वेश्चन। सो व्हाट इट मीन्स, और बहुत बार इस तरह के जो क्वेश्चन है ना पीजीटी लेवल पे आते हैं, तो नेट के लेवल पे आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। सो इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ, मतलब आरबीआई इनको सेल परचेज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। चलिए एक कंडीशन यहाँ दे देते हैं ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाए। यही, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई क्या करेगा, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा या फिर परचेज करेगा, ठीक है, क्या करेगा ये कमेंट करिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मीन्स एन एफर्ट टू, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। सो इट मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, मिनिमाइज यील्ड विद सेफ्टी ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड रेज लोन्स in accordance with need of the borrowing company and rising loan at least possible interest cost, ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए एक बार। और अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो माइंड में स्ट्रक कर क्या होगा, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव व्यू से, ठीक है, जब हम लोग फ्यूचर में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं कि रिस्क कम होगा इस इन्वेस्टमेंट से या रिस्क ज़्यादा होगा इस इन्वेस्टमेंट्स पे, तो इसलिए यूज़ होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, ताकि जो फ्यूचर है वो थोड़ा एनालिसिस हम लोग कर सकें, इन्वेस्टमेंट हमें कितना रिस्क देने वाला है, कितना प्रॉफिट देने वाला है, ठीक है। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज राइजिंग लोन्स एटलीस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट कॉस्ट, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इन केंजियन कंजम्पशन फंक्शन द प्रॉपर्टी शोज, केंजियन कंजम्पशन फंक्शन कह रहा है, मतलब किस कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहा है, शॉर्ट रन या फिर लॉन्ग रन, ठीक है, तो केंजियन की बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन, यस, तो ये बात कर रहे हैं शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, एपीसी ज़्यादा होता है या एमपीसी ज़्यादा होता है, तो शॉर्ट रन में माइंड में स्टक कर गया होगा आपके, शॉर्ट रन में एपीसी ज़्यादा होता है एमपीसी से, ठीक। सो दैट इज, सो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज अप्रोप्रिएट, एपीसी इज मोर देन एमपीसी या फिर एमपीसी इज लेस देन एपीसी। और अगर हम यही लॉन्ग रन में करते तो कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट होती, ठीक है, अगर हम लॉन्ग रन की बात करते तो लॉन्ग रन में कौन सी प्रॉपर्टी इसकी बेस्ट होती, तो लॉन्ग रन में, यस, लॉन्ग रन में एमपीसी इज इक्वल टू एपीसी या फिर एपीसी इक्वल टू एमपीसी, लॉन्ग रन में बराबर हो जाती। अब इसके साथ साथ जो मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, कई बार आ जाता है शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, और कई बार पूछ लेता है लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। ये दो क्वेश्चंस, इनकी जो फॉर्मूला है ये पूछ लेता है, ठीक है। शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, जो कंजम्पशन फंक्शन जो सी होता है हमारा, ये फंक्शन होता है या फिर ये इसमें इंक्लूड होता है, एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन इंक्लूड हो जाता है प्लस बी वाई, मतलब एमपीसी और इनकम, ये होता है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, ठीक है, लॉन्ग रन की बात करें तो इसका जो इसकी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, फटाफट कमेंट करेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम ऐड नहीं करते, उसको हटा देते हैं, तो इसकी जो लॉन्ग रन की एक इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू अचीव अ राइज ऑफ इनकम ऑफ 500 गिवन एमपीसी 0.8 and how much should be the rise in government expenditure in a simple Keynesian model। तो केंजियन मॉडल आपने किया होगा, केंजियन का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक। सबसे पहले इसका मीनिंग करते हैं, तो हो सकता है कि आप लोग एक पेन की जरूरत पड़ेगी और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी या फिर पेपर की जरूरत पड़ेगी सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर माइंड जब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाए तो उसको फटाफट आंसर बता दीजिएगा, ठीक। तो अगर हम बात करें जो के मल्टीप्लायर है दैट इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केंज, मतलब बताता है कि हाउ मच चेंज टेक प्लेस इन इनकम ड्यू टू
इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कितना गुना चेंज या कितना मल्टीपल चेंज हमारे इनकम में आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो फटाफट हम लोग पहले ये देखते हैं कि k की वैल्यू क्या है। ठीक है, k इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ हम MPC दिया हुआ है 0.8, तो हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस 0.8, सो इट इज़ 1/0.2। सो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी 5। तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अब। सो k की वैल्यू होगी 5 इक्वल टू चेंज इन y, इनकम में कितना चेंज हो रहा है 500 का, 500 इनकम का चेंज हो गया। नाउ चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें गिवन नहीं है, सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे। चेंज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज 500/5, सो चेंज इन आई कितना हो गया 100। सो 100 भी जिसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल यूटिलिटी कोइंसाइड विथ मार्जिनल यूटिलिटी। कोइंसाइड का मतलब इक्वल, किस लेवल पे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाती है, मतलब टोटल यूटिलिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी किस लेवल पे बराबर होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो फॉर द फर्स्ट यूनिट कंज्यूम्ड, ओनली फॉर इरेशनल कंज्यूमर, एट द लेवल ऑफ लास्ट यूनिट कंज्यूम, या फिर एट सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे MU की वैल्यू 0 हो जाती है। तो राइट आंसर तभी आएगा जब आप लोग इसका जो डायग्राम है उसको एनालिसिस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें टेबल या फिर डायग्राम को एनालिसिस कर लेना, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो टेबल में एक फर्स्ट टाइम क्वांटिटीज इनटेक, कितनी क्वांटिटी इनटेक कर रहा है, उसके बाद TU और उसके बाद MU। तो क्वांटिटी मान लीजिए 1 2 3 4 फर्स्ट क्वांटिटी इनटेक कर रहे हैं, और हमें जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी है वो मिल रहा है 8। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कितने का मिलेगा 8 का ही मिलेगा। ठीक है, और TU अगर टैक्स लेवल पे 14 हो गया, फिर 18 हो गया, तो जो MU है वो डिमिनिश होता जाएगा। देखा 6, उसके बाद 4। सो जो MU है वो डिफरेंस किसके चीज़ का है, डिफरेंस किसके बीच का है, TU के बीच का। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे भी बताते हैं, दैट इज चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q। चलिए, सो जो राइट आंसर है इसमें वो है दैट इज फर्स्ट। ठीक है, और व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ, या नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर फाइंड आउट मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी एन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे कि जब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये भी हम लोग टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। ठीक है, कई बार ये भी यूज होता है, और कई बार PGT लेवल पे ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है, व्हाट इज द राइट फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो जहाँ पे ये फर्स्ट लेवल पे, सो फॉर द फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेंगे तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द सप्लाई कर्व ऑफ मोनोपोली फॉर्म इज। मोनोपोली फॉर्म की सप्लाई कर्व क्या होती है। ठीक है, सो इट इज राइजिंग प्रोपोर्शन। क्या राइजिंग प्रोपोर्शन होती है, या मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को ही सप्लाई कर्व बोलते हैं, या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, या फिर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सप्लाई कर्व। ठीक, सो क्या आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फटाफट आंसर देंगे कि आंसर क्या हो सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो माइंड में स्टक कर गया होगा। सो जो नॉन एग्जिस्टेंस है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि सप्लाई कर्व कोई भी नहीं होती मोनोपोली की। मोनोपोली की कोई भी सप्लाई कर्व नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ, सो माइंड में स्टक कर गया, क्यों नहीं होती, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक ही प्रोडक्ट का डिफरेंट चार्जेस वसूलता है डिफरेंट कंज्यूमर से। सो ड्यू टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये चीज़ें, ठीक है, इसकी सप्लाई कर्व मेजर करना मुश्किल है कि किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी सेल की है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जब आप करोगे तो 3 टाइप का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक होता है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल को, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल को डिफरेंट प्राइजेस पे करना पड़ता है सेम कमोडिटी के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ये होता है अकॉर्डिंग टू क्वाटा। ठीक है, क्वाटा या फिर यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से। जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स है, ठीक है, 200 यूनिट्स तक बिल कम आता है, उसके बाद 500 यूनिट्स तक उसके बाद रेट चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है यूनिट के अकॉर्डिंग सेकंड। और थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है डिफरेंट मार्केट्स में। ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स में, एक मार्केट में कम, एक मार्केट में ज़्यादा, इस टाइप की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व ऑफ बैंक्स इंक्रीजेस द मनी मल्टीप्लायर वैल्यू विल बी। क्वेश्चन को आराम से समझना, जैसे रिक्वायर्ड रिजर्व बैंक का बढ़ेगा सो वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्या होगी, इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या फिर चेंज इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जैसे रिक्वायर्ड रिजर्व बढ़ेगा। तो रिक्वायर्ड रिजर्व पहले मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर का एक जो फॉर्मूला है वो कर लेना, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। कई बार हम इसको स्मॉल के से भी डिनोट करते हैं और कई बार इसको एम से भी डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एम से डिनोट करते हैं, एम इक्वल टू 1/RR मतलब रिक्वायर्ड रिजर्व, या फिर कई बार हम करते हैं LRR लीगल रिजर्व रेशो, और लीगल रिजर्व रेशो में दोनों चीज़ें आ जाती हैं SLR प्लस CRR। ठीक है, ये कह रहे हैं जैसे ये रेशो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रेशो बढ़ने से क्या होता है, जैसे ये रेशो बढ़ेगा तो हमारा जो मनी मल्टीप्लाई वैल्यू है क्या होगी, खुद ही देख लीजिए। अगर हम रेशो 10% करते हैं तो हमारा आंसर 10 आता है, अगर हम रेशो 1/20 कर देते हैं तो हमारा आंसर 5 आता है, क्योंकि 100/20 करेंगे दैट इज़ 5। ठीक है, क्योंकि 20% है सो 5। तो जैसे जैसे हमने रेशो बढ़ाया, इंक्रीज़ किया, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार क्वेश्चन इसमें आ जाता है मनी मल्टीप्लायर से ही क्वेश्चन बनता है क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन का, तो क्रिएशन से क्वेश्चन पूछते हैं, ये आप होमवर्क में करिएगा इसको। मान लीजिए प्राइमरी डिपॉजिट मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1000 है, इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, और लीगल रिक्वायर्ड रिजर्व, ठीक है, लीगल रिक्वायर्ड रिजर्व 20% है। ठीक है, लीगल रिक्वायर्ड रिजर्व 20% है, तो टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना होगा। ठीक है, टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना होगा, तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट का जो फॉर्मूला है वो यही है, प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाई मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, अब देखिएगा कि मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं, PD इक्वल टू PD मल्टीप्लाई बाई 1/RR मतलब LRR। तो आंसर क्या होता है इसको कमेंट करिए। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेगफ्लेशन। स्टेगफ्लेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टेगफ्लेशन, तो डायरेक्टली हम लोग आंसर रिमूव करते हैं, फटाफट आंसर करेंगे कि स्टेगफ्लेशन का मतलब क्या होता है। तो एक एक करके ऑप्शन पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेगफ्लेशन का मतलब होता है जब हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, जब इन्फ्लेशन यहाँ पे हाई होता है, प्राइजेस बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा होता है। So that is high inflation rate combined with high unemployment rate and unchanged consumer demand, बल्कि जो कंज्यूमर की डिमांड है वही रहती है जो पहले वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन, सो दैट इज स्टेगफ्लेशन। सो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड बाय सम लॉन्ग टर्म चेंजेस इन डिमांड और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस इन एन इकोनॉमी नॉन एज। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है इकोनॉमी में, दो चीज़ों से हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, वन इज चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड अनदर इज चेंज इन डिमांड। ठीक है, दो चीज़ों के कारण यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल, डिस्गाइज्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो सी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और फ्रिक्शनल होता है टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक जॉब को स्किप करके दूसरी जॉब को आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, तो जिस टाइम पीरियड में आप अनएम्प्लॉयड हो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल। ठीक है, उसके बाद साइक्लिकल इकोनॉमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बूम में जब आएगा प्रोस्पेरिटी तब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन जब रिसेशन आएगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो साइक्लिकल जो फ्लक्चुएशन होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है, दैट इज प्रिवेल्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, the basic assumption of classical approach to determination of output and employment। बेसिक assumption है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की। ठीक है, बेसिक assumption। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्लासिकल और केंजियन को एक साथ रख के अगर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दें तब भी आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, assumptions से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो बेसिक assumption क्या है, बेसिक assumption, सो बेसिक जो राइट आंसर है उसमें हम लोग चलते हैं डायरेक्टली, दैट इज वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी जो है करेक्ट है। ठीक है, और कई बार आ जाता है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में रहती है। ठीक है, इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में रहती है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब सबको रोजगार मिला हुआ है, और इकोनॉमी में जितने भी डिस्टर्बेंसेस होंगे वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, मान लो अनएम्प्लॉयमेंट अगर यहाँ पे होगा तो उस टाइम में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे वेज को कट कर देना चाहिए, वेज रिड्यूस कर देना चाहिए, ताकि जो जिनको काम नहीं मिल रहा उनको भी काम मिल सके। तो अगेन फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा।
तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई तय करती हैं फुल एम्प्लॉयमेंट को। तो मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई वेजेस को, उसके बाद प्राइजेस को और उसके बाद इंटरेस्ट को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, इंटरेस्ट को भी। तो ये फ्लक्चुएट है, फ्लक्चुएट करने का मतलब वेजेस, प्राइस और कई बार इंटरेस्ट भी। तो दीज आर फ्लेक्सिबल, मतलब ये चेंज होते रहते हैं, चेंजेस की वजह से ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी रिस्टोर हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिक। चलिए 13 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस टू प्रोडक्ट, दैट इज टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन। ठीक है, तो जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है तब क्या चीज़ पॉसिबल है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको तभी आएगा, ये इसका आंसर तभी आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको डायग्राम अच्छे से आता है। ठीक है, डायग्राम की स्टडी कर लेना, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो डायग्राम में हम लोग एक साइड लेते हैं टोटल प्रोडक्ट और दूसरी साइड मार्जिनल प्रोडक्ट और इस साइड क्वांटिटीज। ठीक, तो टोटल प्रोडक्ट हमें पता है पहले इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, फिर मैक्सिमम एंड देन डिमिनिश। ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। सो यहाँ तक जहाँ पे टी यू मैक्सिमम होता है, जहाँ पे टी यू मैक्सिमम है वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वहाँ पे एम यू कितना होता है, एम यू वहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाता है। और जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब आउटपुट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक साथ हो रहा है, तो वहाँ से एक लाइन यहाँ पे स्टेज 1 खत्म हो जाता है और जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वहाँ एम यू हाइएस्ट हो जाता है, उसके बाद एम यू यहाँ पे माइनस दैट इज जीरो हो जाता है और फिर उसके बाद नेगेटिव। सो कह रहे हैं जहाँ पे टी यू हाइएस्ट है, जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट हाइएस्ट है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी दैट इज टी यू नहीं टी पी। ठीक है, दैट इज एम यू की जगह एम पी कर देना, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक, तो स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया और स्टेज 3 हो गया, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। चलिए अब मैचअप करते हैं अपने क्वेश्चन को। सो मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, बिल्कुल ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट कट्स एवरेज प्रोडक्ट फ्रॉम बिलो। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर से टच कर रहा है एवरेज प्रोडक्ट को, बिलो से नहीं कर रहा और वैसे भी 0 पॉइंट पे तो कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। स्लोप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, तो स्लोप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ से ली जाती है, वो ली जाती है टोटल प्रोडक्ट से। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, ये तब यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद जब डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट होता है टी यू, उसके बाद ये डिक्लाइनिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद स्लोप जीरो हो जाते हैं जब टी यू दैट इज टी पी मैक्सिमम होता है। ठीक है, टी पी जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ पे एम पी क्या हो जाएगा, जीरो। सो इट्स स्लोप इज जीरो, बिल्कुल ठीक है। एंड सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज बिगिन। सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से कह रहा है बिगिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे सेकेंड स्टेज एंड होता है। ठीक है, वहाँ पे सेकेंड स्टेज एंड होता है, तो ये भी गलत है। सो फर्स्ट एंड थर्ड जो है बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अ मोनोपोली प्रैक्टिसेस सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इफ। ठीक है, 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमने किए थे, तो सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पूछ रहा है कहाँ पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, सो राइट आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। हमने डिस्कस किया था जो सेकंड डिग्री होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट यूनिट्स या फिर डिफरेंट सर्टेन ग्रुप्स के हिसाब से बेचते हैं। ठीक है, सो यूनिट्स या फिर कोटाज के हिसाब से। सो जो राइट आंसर है इट कैन आइडेंटिफाई द कंज्यूमर्स विथ सर्टेन ग्रुप हुज टाइप्स आर नॉन। ठीक है, जो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बल्कि जो फर्स्ट है ए है। ठीक है, ये ऑप्शन ये है फर्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइजेस पे सेल कर रहा है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट। उसके बाद जो सी है, जो सी हमें क्या बताता है, डिफरेंट मार्केट में ये गुड्स बेच रहा है, मतलब ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, एंड इट कैन नॉट ऑफर क्वांटिटी डिस्काउंट, ये तो है ही नहीं। ठीक है, जो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड आता है, ये काफ़ी रिपीट आता है। प्योर पब्लिक गुड्स आर। ठीक है, जो प्योर पब्लिक गुड्स हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, प्योर पब्लिक गुड्स कर लेना, उसके साथ साथ जो एक्सटर्नैलिटी वाला क्वेश्चन है ना, एक्सटर्नैलिटी वो भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नैलिटीज़। ठीक है, पिगू एंड टैक्स एक्सटर्नैलिटीज जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, तो प्योर पब्लिक गुड्स 2 करेक्टरिस्टिक्स काफ़ी मेन होती हैं, एक नॉन एक्सक्लूडेबल, हम किसी को मना नहीं कर सकते यूज़ करने के लिए, और नॉन राइवलरी। ठीक है, नॉन राइवल। ठीक है, आप लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते और आपके ज़्यादा यूज़ करने से दूसरे के लिए वो यूज़ कम भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो नॉन राइवल, तो जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16।
एन ऑप्टिमम करेंसी एरिया डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऑप्टिमम करेंसी एरिया ये कॉन्सेप्ट आ चुका है 2-3 बार यूजीसी नेट में। सबसे पहले बताएंगे कि ऑप्टिमम करेंसी एरिया कॉन्सेप्ट गिवन बाय होम। अगर आपको याद है कि फर्स्ट टाइम किसने दिया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसमें 4 इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं ऑप्टिमम करेंसी एरिया से, लेकिन फर्स्ट टाइम ये किसने दिया था। सो ऑप्टिमम करेंसी एरिया अगर हम बात करें तो जितने भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके बीच की एक कॉमन करेंसी होती है। सो कौन सा करेक्टरिस्टिक्स इसका एक नहीं है, ठीक है, वो बताना है। सो कमेंट शायद आपके आने शुरू हो चुके होंगे, तो जो राइट आंसर है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, पहली बात है कि हाई ट्रेड लिंकेज, लिंक तो बनाएगा ही बनाएगा दूसरी कंट्री के साथ। हाई फैक्टर मोबिलिटी, ठीक है, एक फैक्टर से एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का जो फैक्टर मोबिलिटी वो भी होगा। कंट्री शुड फॉलो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जितनी भी कंट्रीज है ना वो अलग अलग एक्सचेंज रेट नहीं अडॉप्ट करती, एक ही एक्सचेंज रेट वो अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, मतलब नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिमम करेंसी एरिया। और उसके बाद जो डी है कंट्री शुड हैव इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग देमसेल्फ, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ओके, 17 क्वेश्चन, ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। इफ टू रिग्रेशन लाइन एस्टिमेटेड फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ डाटा, ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं इसलिए इसको ऐड किया है। तो इसमें आप लोग जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ठीक है, उस मेथड से भी करोगे तो उस मेथड से भी आपका इजीली आंसर आ जाएगा। दैट इज बी इक्वल टू बी, दैट इज आर रिग्रेशन कोएफिशिएंट इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, तो भी आपका ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दो स्टेटमेंट, दो इक्वेशन है हमारे पास, वाई ऑन एक्स। ठीक है, ये वाई ऑन एक्स, ठीक है, वाई ऑन एक्स की वैल्यू की जो ये वाला है, ठीक है, इधर वेरिएबल जुड़ा हुआ है 0.9 यहाँ लगा देना है, और उसके बाद जो ये वाला है एक्स ऑन वाई, ठीक है, 0.4 एक्स ऑन वाई, तो यहाँ लिख देना है दैट इज 0.4। बस इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, ये हो गया 0.36। तो 0.36 का अंडर रूट अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट ये रहेगा 0.6। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बट ये बात है कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। ये इसी पैटर्न में क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है पहले भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट पोटेंशियल जीडीपी एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी या फिर मनी सप्लाई विल लीड टू, इकोनॉमी ऑलरेडी पोटेंशियल जीडीपी में ऑपरेट कर रही है। ठीक है, जितना पोटेंशियल था, जितना सामर्थ्य था, उस लेवल पे इकोनॉमी पहले ही काम कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर मनी सप्लाई बढ़ता है तो क्या होता है, कौन सा इन्फ्लेशन आएगा अब तब। ठीक है, स्टैगफ्लेशन आता है या इन्फ्लेशन आता है, स्ट्रक्चरल, डिमांड साइड, सप्लाई साइड, ठीक है, क्या आता है। ठीक, तो पोटेंशियल जीडीपी पहले ही है, तो मतलब इनकम पहले ही लेवल बहुत, इनकम बड़ी हाई है, और इनकम अगर हाई है तो डिमांड भी वहाँ पे हाई होनी शुरू हो जाएगी। तो कौन सा इन्फ्लेशन आएगा, डिमांड साइड इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, मैच द लिस्ट 1 with list 2। so optimum population growth, optimum population growth ये जो थ्योरी है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी। ठीक, तो ये 1944 में दी थी ये कॉन्सेप्ट एडविन कैनन ने। ठीक है, उसके बाद इसमें डेल्टन का भी डेल्टन का भी नाम जुड़ता है इस थ्योरी में, और कई बार रॉबिन्स का भी नाम जुड़ता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी में। ठीक है, चलिए, एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल या एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, ये थ्योरी मॉडल दिया है RM सोलो। और एक्सोजीनियस वेरिएबल कौन सा होता है, टेक्नोलॉजी जो होता है एक्सोजीनियस वेरिएबल होता है, वेरिएबल। गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन, फेल्प्स। और एक बार ये बताएंगे कि गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, दो वेरिएबल कौन कौन से हैं उसमें। ठीक है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। फटाफट बताएंगे कि अगर आपने फेल्प्स की स्टोरी की है, बहुत बढ़िया थ्योरी है, फर्स्ट क्लास थ्योरी है। ठीक है, ये रिलेशन किसके बीच का, फटाफट बताएंगे। और जो आंसर है वो तो आपको बाद में पता लग ही जाएगा। चलिए, सो ऑप्टिमल ग्रोथ टर्म पिक, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है रेडनर एंड सैमुअल्सन से। सो फर्स्ट का 2, सेकंड का 1, फर्स्ट का 2, सेकंड का 1, उसके बाद 3 का 4, 3 का 4 एंड 3। तो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, जिसका भी सी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20,
अब ये क्वेश्चन में रिपीटेड फॉर्म में आता है कई बार, प्राइस सीजर्स रेफर टू, प्राइस सीजर क्रॉस, ठीक है, प्राइस सीजर। सो प्राइस सीजर जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है रिलेटिव प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक प्लेस थ्रू, फिक्स एक्सचेंज रेट है और बीओपी में एडजस्टमेंट किसके थ्रू पॉसिबल है, ठीक है, किसके थ्रू पॉसिबल है ये आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, फिर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में पहले ये बताएंगे कि डीवैल्यूएशन होता है करेंसी का या फिर डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, क्या होता है ये बताएंगे, फिर सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जब भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम होता है तो वहाँ पे डीवैल्यूएशन आता है, ठीक है, डीवैल्यूएशन आता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आता है, जहाँ पे इकोनॉमी डिमांड एंड मार्केट सप्लाई पे, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेज पे डिपेंड करता है, ठीक। तो डीवैल्यूएशन में जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डीवैल्यूएट करके रुपीज़ की वैल्यू कम कर देगी। मान लो रुपीज़ की वैल्यू कम करेगी तो प्राइस, एक्सपोर्ट का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, तो एक्सपोर्ट प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है, तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। सो प्राइजेस के कारण ही, ठीक है, चेंजेस इन प्राइस के कारण ही हम लोग बीओपी में हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं बीओपी को। सो दैट इज चेंज इन प्राइस लेवल, बिल्कुल करेक्ट है, जिसका भी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, मैच द प्राइस इंडेक्स, मतलब हमें अब बताना है आपको बेस ईयर कौन कौन सा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बेस ईयर है ना अभी थोड़ा रिवाइज्ड हुए, ठीक है, बेस वो भी रिवाइज्ड हुए। सो सबसे पहले अगर हम बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, ठीक है, इसका जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, ठीक है, पहले आप अपना माइंड यूज करिए, फिर उसके बाद हम लोग आंसर की तरफ मूव करेंगे, ठीक। तो WPI का जो राइट आंसर है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, 2011-12, और जीडीपी का भी बेस ईयर यही है। और इंडस्ट्रियल वर्कर्स इसका थोड़ा सा अभी चेंज हुआ है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स 2016 हो गया अभी। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2012 ही है अभी। और एग्रीकल्चर एंड लेबरर्स मतलब CPI-EL, तो ये हो गया है 1986, और इसको अभी चेंज करने की सोच रहे हैं, ठीक है, 2018-19 करने का इस पर विचार किया गया, हुआ नहीं है, ठीक है, इस पर सिर्फ विचार किया गया है। सो फर्स्ट का 3, सेकंड का 1, फर्स्ट का 3, सेकंड का 1, उसके बाद 2 और 4, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अगेन मैच 1 मैच 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स में ये टेबल तो हर बार आता है, सुपर श्योर है, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती यूजीसी नेट, हर बार दे देती है, तो इसीलिए हमने भी इसमें डिस्कस कर लिया इसी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। सो यूनिट रूट टेस्ट अगर हम बात करें हर बार आता है, कंटिजेंसी टेबल, रिग्रेशन कोएफिशिएंट और ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन ये तो यहाँ से क्वेश्चन भी नॉर्मली पूछता है, ठीक। सो ऑटो कोरिलेशन बहुत बार पूछ चुका है ये टेस्ट, डार्विन वॉटसन। यूनिट रूट टेस्ट स्टेशनरिटी, और कंटिजेंसी टेबल दैट इज काई-स्क्वायर टेस्ट, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट स्टूडेंट टी टेस्ट। सो जो ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए दैट इज 3, उसके बाद 4, 3, 4, 2 और 1, ठीक है, तो जो सी जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, थोड़ा फैक्ट बेस्ड है क्योंकि इसमें ज़्यादा लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार याद किया तो आपको याद हो गया, ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान 12th 5 ईयर प्लान की क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, दैट इज फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वहीं अगर हम बात करें 13th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा मजाक था यहाँ पे, 13th 5 ईयर प्लान नहीं हुआ था, इसकी जगह कौन सी बॉडी आई थी, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का गठन हो गया था। एक बार डेट बताएंगे कि नीति आयोग की डेट कौन सी है, ठीक है, एग्जैक्ट डेट किस नीति आयोग सेटअप कब हुआ था, ठीक है। तो 13th 5 ईयर प्लान अडॉप्ट नहीं हुआ था, उसकी जगह आ गया नीति आयोग, ठीक है, थिंक टैंक। चलिए लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जब मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा किसके साथ, मतलब मनी मल्टीप्लायर जो है वो अगर आपको ये भी पता है किसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है,
ठीक है, तो भी आप आंसर इजिली दे पाओगे। ठीक है, सो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज कब होगा वैल्यू मनी मल्टीप्लायर का? व्हेन इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो, इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है ये तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। ठीक, और बल्कि ये 2 ऑप्शन है, इनमें से एक हो सकता है। तो इनमें से एक जो अप्रोप्रिएट है वो कौन सा हो सकता है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एमपीसी बढ़ेगा। ठीक है, एमपीसी मतलब खर्चा बढ़ेगा, तो खर्चा बढ़ेगा तो एमपीसी के साथ कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है मल्टीप्लायर का। चलिए, तो जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ओवरऑल ये जो आज के क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन मीडियम टाइप के थे, और कुछ क्वेश्चन शायद आपको हार्ड भी लगे होंगे आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। तो कितने क्वेश्चन ठीक हैं इसमें से आप लोग इसको कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्द डिस्कस करते हैं, उसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, कुछ एडवांस लेवल के, कुछ बेसिक। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।